एसिटामिनोफेन या फिर पैरासीटामोल। एसिटामिनोफेन, it is an acetanilide is a non-opioid analgesic, is a non-opioid analgesic and antipyretic drug indicated for the temporary relief of fever and pain. Adult dosage. पेन माइल्ड से लेकर के मॉडरेट टाइप के पेन में ये यूज होता है एंड फीवर में यूज होता है एज ए मोनोथेरापी और एज एन एडजंक्ट। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल 325 से लेकर के 650 mg every 4 to 6 hour as needed या फिर 1 ग्राम every 6 hour as needed. Maximum dose 4 gram per day. Patient guided therapy, OTC labeling. Patient guided therapy, OTC labeling. Route of a drug administration oral, immediate release, regular strength. Immediate release, regular strength 325 mg per tablet. Take 2 tablet that is 650 mg every 4 to 6 hour as needed. Maximum dose max dose 10 tablet per day जो कि होगा 3.25 ग्राम पर डे। उसके बाद इमीडिएट रिलीज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, इमीडिएट रिलीज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जो कि होगा 500 mg पर टैबलेट।
2 टैबलेट जो कि 1 ग्राम होगा एवरी 6 आवर। as needed मैक्स डोज कितना 6 टैबलेट पर डे जो कि 3 ग्राम पर डे के हिसाब से आएगा। एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन जो कि 650 mg पर टैबलेट होगा। 2 टैबलेट that is 1.3 gram every 8 hour as needed। max dose 6 टैबलेट पर डे जो कि 3.9 ग्राम पर डे हो जाएगा। उसके बाद आईवी डोज भजमन हरि 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 भजमन हरि हरि। नाउ आईवी में पेशेंट वेट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 kg आ रहा है तो इस केस में 650 mg हम देंगे एवरी 4 आवर। ठीक है, एवरी 4 आवर या फिर 1 ग्राम एवरी 6 आवर। मैक्सिमम सिंगल डोज हम कितना देंगे? मैक्सिमम सिंगल डोज हमारे लिए हो जाएगा 1 ग्राम एंड मैक्सिमम डोज हमारे लिए क्या हो जाएगा? 4 ग्राम पर डे। सेकंड क्राइटेरिया है कि पेशेंट का मान लीजिए बॉडी वेट लेस देन 50 kg है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 12.5 mg पर kg एवरी 4 आवर और 15 mg पर kg एवरी 6 आवर। मैक्सिमम सिंगल डोज आपका कितना आएगा? 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से आपका लेस देन इक्वल्स टू 750 mg पर डोज आएगा एंड मैक्सिमम डेली डोज आपका आएगा 75 mg पर kg पर डे के बॉडी वेट के हिसाब से। लेस देन इक्वल्स टू 3.75
माने 3.7 ग्राम पर डे, नियरली इक्वल टू 4 ग्राम। Reduced dose if used in patient with reduced dose if used in patient with chronic alcoholism, malnutrition, dehydration, regardless of weight। रेक्टल रूट में हम पैरासीटामोल क्या देंगे? वही सेम कहानी, 325 से लेकर के 650 mg हम देंगे एवरी 4 to 6 आवर आज नीडेड। मैक्स डोज हम कितना देंगे? 3.9 ग्राम पर डे। नाउ कमिंग टू द पेडियाट्रिक डोसेज प्रोफाइल। पेडियाट्रिक डोसेज पेडियाट्रिक डोसेज की जब हम बात करते हैं तब विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि डोज should be clearly presented as mg। Number 1, oral liquids are available in multiple concentration। oral liquids are available in multiple concentration। एग्जाम्पल के तौर पर 160 mg पर 5 ml, 500 mg पर 5 ml, 500 mg पर 15 ml। Precautions should be taken to verify and avoid confusion between the different concentration। Okay, so pediatric डोसेज में पहला क्राइटेरिया है पेन के लिए, वही माइल्ड से लेकर के मॉडरेट में ये पैरासीटामोल यूज होता है या फिर फीवर के केस में भी यूज होता है। इसमें वेट डायरेक्टेड डोजिंग होता है, वेट डायरेक्टेड डोजिंग, और इसमें एज ग्रुप आएगा इन्फेंट, उसके बाद आपका आ जाएगा चिल्ड्रेन, उसके बाद आ जाएगा एडोलसेंट, मतलब 18 ईयर तक। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल है, 10 से लेकर के 15 mg पर kg पर डोज एवरी 4 से लेकर के 6 घंटे में हम दे सकते हैं आज नीडेड।
डू नॉट एक्सीड 5 डोजेस इन 24 आवर। डू नॉट एक्सीड 5 डोजेस इन 24 आवर। मैक्सिमम डोज हम कितना देंगे? मैक्स डोज 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से, नॉट टू एक्सीड 4000 mg पर डे। और सेकंड क्राइटेरिया है इन्फेंट चिल्ड्रेन जिनका उम्र होता है लेस देन 2 साल का। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आइए, यहाँ पर जो डोज होगा वो 15 mg पर kg पर डोज एवरी 6 आवर। मैक्सिमम डोज की अगर हम बात करेंगे तो 60 mg पर kg पर डे के हिसाब से दे सकते हैं, या फिर जो जनरलाइज डोजिंग है वो 7.5 से लेकर के 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 6 घंटे में दे सकते हैं। चिल्ड्रेन जिनका उम्र होता है ग्रेटर देन 2 साल की। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IVA। चिल्ड्रेन एज ग्रेटर देन 2 ईयर, इसमें 2 सिद्धांत काम करेंगे बॉडी वेट के हिसाब से। सो पेशेंट का वेट मान लीजिए आपका लेस देन 50 kg है, तो यहाँ पर जो डोज होगा वो होगा 15 mg पर kg पर डोज एवरी 6 आवर, एवरी 6 आवर, या फिर 12.5 mg पर kg पर डोज एवरी 4 आवर। मैक्सिमम सिंगल डोज MSD आपका हो जाएगा 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से अप टू 750 mg। एंड मैक्सिमम डेली डोज की अगर हम बात करेंगे या मैक्सिमम डोज की बात करेंगे तो 75 mg पर kg पर डे, not to exceed 3750 mg पर डे, इसको एक्सेड नहीं करने का। सेकंड कंडीशन है पेशेंट का अगर वेट ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू अगर 50 kg आ रहा है, 50 kg या 50 kg से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर डोज होगा वही 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 6 आवर,
या फिर 12.5 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 4 घंटे में हम दे सकते हैं, ग्रेटर देन 2 ईयर्स में। मैक्सिमम सिंगल डोज की बात करेंगे तो 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से आपको कितना देना चाहिए, अप टू 1000 mg। एंड मैक्स डोज की अगर हम बात करेंगे तो 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से, नॉट टू एक्सीड 4000 mg पर डे। एडोलसेंट की बात क्या होगी, एडोलसेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आईवी है। यहाँ पर भी 2 कंडीशन आएगा। पेशेंट का अगर वेट लेस दान 50 kg है, लेस दान 50 kg है, तो डोज का फॉर्मूला हो जाएगा 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 6 घंटे में दे सकते हो, या फिर 12.5 mg पर kg पर डोज के हिसाब से आप एवरी 4 घंटे में दे सकते हैं। मैक्सिमम सिंगल डोज की अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम सिंगल डोज की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 15 mg पर kg के हिसाब, बॉडी वेट के हिसाब से अप टू कितना होगा 750 mg। एंड मैक्सिमम डोज की बात किया जाएगा तो 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से 3750 mg पर डे, एंड वो भी डिवाइडेड डोजेस के अंदर। नाउ सेकंड क्राइटेरिया है कि पेशेंट का बॉडी वेट मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 kg या फिर 50 kg से ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 1000 mg एवरी 6 आवर आईवी रूट में, या फिर आप दे सकते हो 650 mg एवरी 4 आवर। मैक्सिमम सिंगल डोज की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 mg, मैक्सिमम सिंगल डोज ऑफ 1000 mg, एंड मैक्सिमम डोज आपका हो जाएगा 4 ग्राम पर डे, जो कि 4000 mg पर डे। इन्फेंट चिल्ड्रन एज्ड लेस देन 12 ईयर, रेक्टल रूट। इससे बच्चे जिनका इन्फेंट इसमें कवर आएगा, मतलब न्यूनेट्स में आ जाता है 1 ईयर से लेकर के 12 तक, चिल्ड्रन भी इसमें कवर आएगा, लेकिन कंडीशन है लेस देन 12 ईयर। ठीक है, 1 से लेकर के 12 ईयर तक बच्चे हैं। रेक्टल रूट में अगर हम पैरासीटामोल को देंगे तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, यहाँ पर फॉर्मूला रहेगा 10 से लेकर के 20 mg पर kg पर डोज एवरी 4 to 6 आवर as needed. Do not exceed
5 डोजेस इन 24 आवर। मैक्सिमम डोज की अगर हम बात करेंगे तो 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से हम डोज दे सकते हैं ना। उसके बाद फिक्स्ड डोजिंग, अरे ये तो बहुत ज्यादा है, खतरनाक। बाकी चीज को बाद में कवर करेंगे, डोज को आज ही यहाँ रहने देते हैं। या डोज आज ही कवर कर लेंगे। चलो कर लेते हैं, फिक्स डोजिंग आज ही कवर कर लेंगे। फिक्स डोजिंग कंडीशन हमारे कौन सा होगा? इन्फेंट, चिल्ड्रेन, जिनका एज होगा लेस देन 12 साल। फॉर्म क्या देंगे? ओरल सस्पेंशन च्यूएबल टैबलेट, ओरल फॉर्म में देंगे, ओरल रूट में सस्पेंशन डोसेज फॉर्म हो जाएगा, च्यूएबल टैबलेट, ये सब इसमें आएगा ना। वेट, अगर पेशेंट का बॉडी वेट आपका दो से लेकर के अगर 5 kg के बीच में आ रहा है तो उसे 40 mg दिया जाएगा। अगर मान लीजिए पेशेंट का बॉडी वेट 5 से लेकर के 8 kg अगर आ रहा है तो उसे 80 mg। अगर 8 से लेकर के आपका 10 आ जाता है तो उसे 120 mg। अगर 10 से लेकर के आपका 16 आ जाता है तो आपको देना पड़ेगा 160 mg। अगर ये सब केजी में है, ओके, 16 से लेकर के अगर 21 kg के बीच में पेशेंट का बॉडी वेट है तो 160 के बाद आपका हो जाएगा 240 mg। अगर 21 kg से लेकर के 27 kg तक होगा तो 80, दैट इज 320 से लेकर के 325 mg लगभग लोअर एडल्ट डोज। 27 kg से लेकर के अगर पेशेंट का बॉडी वेट आ जाता है 32 kg तो आपको देना पड़ेगा 325 से लेकर के 400 mg। अगर 32 kg से लेकर के 43 kg के बीच में आ रहा है, ये जनरली 11 साल के बच्चे में आता है, तो हम देंगे 480 से लेकर के आपका कितना 500 mg लगभग एडल्ट डोज। नाउ अब दूसरा देखते हैं, चिल्ड्रेन जिनका उम्र होगा 6 से लेकर के 11 साल एंड ओरल रूट में देंगे। इमीडिएट रिलीज सॉलिड डोसेज फॉर्म, इमीडिएट रिलीज
सॉलिड डोसेज फॉर्मुलेशन, इसमें हम जनरली देते हैं 6 से लेकर के 11 साल को 325 mg एवरी 4 to 6 आवर। मैक्स डोज हम कितना देते हैं? मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो 1625 mg पर डे आप दे सकते हो। डू नॉट यूज मोर देन 5 days unless directed by a physician. Do not use more than 5 days unless directed by a physician. चिल्ड्रन एज 6 से लेकर के 11 साल हो गया। सेकंड कंडीशन हमारे लिए है चिल्ड्रन जिनका उम्र होता है ग्रेटर देन 12 साल या फिर हम उसे एडोलसेंट कहते हैं। यहाँ पर भी वही ओरली दिया जाएगा, इमीडिएट रिलीज दिया जाएगा एंड रेगुलर स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 650 mg आप दे सकते हो, 650 mg एवरी 4 to 6 आवर। मैक्सिमम डोज आप दे सकते हो 3250 mg पर डे दे सकते हो। अनलेस डायरेक्टेड बाय ए फिजिशियन अंडर फिजिशियन सुपरविजन डेली डोज ऑफ लेस देन 400 mg में बी यूज्ड। ओके, अंडर फिजिशियन सुपरविजन 12 साल से ऊपर 325 mg पर डे हम मैक्सिमम डोज दे सकते हैं, लेकिन कुछ केस होती है जैसे कि 4000 mg पर डे हम दे सकते हैं, लेकिन वो एक डॉक्टर के निगरानी में दे सकते हैं, थोड़ा बढ़ा करके भी दे सकते हैं। ओरल इमीडिएट रिलीज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। ओरल इमीडिएट रिलीज मतलब IR, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मतलब ES। वन 1000 mg एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मतलब 1000 mg, रेगुलर स्ट्रेंथ मतलब 650 mg। 1000 mg आप दे सकते हो, ठीक है। ये mg एवरी आपका 6 आवर ये दे सकते हो। मैक्सिमम डोज आप यहाँ पर दे सकते हो कितना? 3000 mg पर डे दे सकते हो, अनलेस डायरेक्टेड बाय ए फिजिशियन। अंडर फिजिशियन सुपरविजन आप वही सेम कहानी है, 4000 mg पर डे दे सकते हो, लेकिन डॉक्टर के उपस्थिति में। और एक आता है ओरल एक्सटेंडेड रिलीज। ओरल एक्सटेंडेड रिलीज मतलब ER। यहाँ पर
1300 mg दे सकते हो एवरी 8 आवर। मैक्सिमम डोज आप यहाँ पर दे सकते हो कितना, 3900 mg पर डे। इन्फेंट जिनका उम्र होता है 6 से लेकर के 11 मंथ, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टल रहेगा। 6 से लेकर के 11 मंथ बेबीज को हम कितना दे सकते हैं, 80 mg दे सकते हैं। एवरी 6 आवर, एवरी 6 आवर। मैक्सिमम डोज हम कितना देंगे, 320 mg पर डे देंगे। सेकंड कंडीशन है इन्फेंट एंड चिल्ड्रेन जिनका उम्र होता है
है 12 से लेकर के 36 मंथ। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए रह जाएगा रेक्टल, अगर रेक्टल रूट से दे रहे हैं तो। यहाँ पर भी 80 mg एवरी 4 to 6 आवर। मैक्सिमम डोज यहाँ पर हो जाएगा, मैक्स डोज की अगर हम बात करेंगे 400 mg पर डे। ये सारे के सारे चीज रेक्टल रूट की दी जा रही है। ओके, चिल्ड्रन जिनका उम्र होता है ग्रेटर देन 3 to 6 ईयर, अगर रेक्टल रूट से दिया जा रहा है तो 120 mg एवरी 4 to 6 आवर। मैक्स डोज हम कितना देंगे 600 mg पर डे। चिल्ड्रन जिनका एज होता है ग्रेटर देन 6 to 12 साल, ऐसे बच्चों को रेक्टल रूट में हम 325 से लेकर के 6 से लेकर के 12 साल तक जितने भी बच्चे हैं 325 mg हम दे सकते हैं एवरी 4 to 6 आवर। मैक्स डोज हम दे सकते हैं 1625 mg पर डे। ऐसे बच्चे जिनका उम्र होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 साल एंड एडोलसेंट, अगर रेक्टल रूट से दिया जा रहा है तो 650 mg एवरी 4 to 6 आवर हम दे सकते हैं। मैक्स डोज की बात किया जाएगा 3900 mg पर डे हम दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया है कि पेन या फिर पेरी और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पेरी ओब्लिक पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट adjunct to opioid therapy, adjunct to opioid therapy। कंडीशन नंबर 1, इन्फेंट चिल्ड्रन जिनका उम्र होता है लेस देन 2 ईयर, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन जिनका उम्र होता है लेस देन 2 ईयर। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए पेन के क्षेत्र में, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पेरी और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट एडजंक्ट टू ओपियोइड थेरेपी। इन्फेंट चिल्ड्रन एज्ड लेस देन 2 ईयर्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IV। ओके, तो यहाँ पर डोज हो जाएगा 7.5 से लेकर के 15 mg पर kg पर डोज, ये आपको एवरी 6 घंटे में देना पड़ेगा। मैक्स डोज आपका हो जाएगा 60 mg पर kg पर डे। अगर बात की जाएगी चाइल्ड एज्ड ग्रेटर देन 2 ईयर, इसमें वही सेम कहानी है। चलो देख लेते हैं। चिल्ड्रन एज्ड ग्रेटर देन 2 साल,
तो यहाँ पर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए IV हो जाएगा। यहाँ पर पेशेंट का बॉडी वेट पहले देख लेते हैं। 50 kg से अगर कम हो रहा है तो यहाँ पर 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 6 घंटे में देना पड़ेगा, या फिर 12.5 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 4 घंटे में हमको देना पड़ेगा। मैक्सिमम सिंगल डोज की अगर बात किया जाएगा तो 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से 750 mg से तक हम जा कर के रुकेंगे। एंड मैक्सिमम डोज की बात किया जाएगा तो 75 mg पर kg पर डे, बट नॉट शुड एक्सीड 3750 mg पर डे। सेकेंड हमारे लिए कंडीशन है पेशेंट का बॉडी वेट अगर ग्रेटर देन 50 kg है। पेशेंट का बॉडी वेट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 kg अगर हो रहा है तो यहाँ पर हम कितना देंगे, 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 6 घंटे में हम देंगे, या फिर 12.5 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 4 घंटे में हम देंगे। मैक्सिमम सिंगल डोज की अगर हम बात करेंगे तो 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से हमें कितना देना पड़ेगा, अप टू 1000 mg तक दे सकते हैं। एंड मैक्सिमम डोज की बात किया जाएगा तो 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से नॉट एक्सीड 4000 mg पर डे। यहाँ तक खत्म हो गया। नाउ एडोलसेंट में IV देखेंगे। एडोलसेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन IV। यहाँ पर भी वही घिसी पिटी कहानी 2 है। पेशेंट का बॉडी वेट अगर लेस देन 50 kg आ रहा है तो यहाँ पर 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 6 घंटे दे सकते हो, या फिर 12.5 mg पर kg पर डोज के हिसाब से आप इसे एवरी 4 घंटे में दे सकते हो। एंड मैक्सिमम सिंगल डोज की बात किया जाएगा तो 15 mg पर kg पर डोज के हिसाब से आपका 750 mg आएगा। एंड मैक्सिमम डोज की अगर बात किया जाएगा तो 50 kg के नीचे 75 mg पर kg पर डे के हिसाब से ये 3750 mg पर डे, एंड वो भी डिवाइडेड डोजेस के अंदर। सेकंड क्राइटेरिया, अगर पेशेंट का बॉडी वेट अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 kg आ रहा है तो यहाँ पर बात एडोलसेंट की हो रही है तो 1000 mg एवरी 6 घंटे में दे सकते हो, या फिर 650 mg आप एवरी 4 घंटे में दे सकते हो। मैक्सिमम सिंगल डोज आपका जो होगा वो 1000 mg ही आएगा। एंड मैक्सिमम डोज जो होगा, मैक्सिमम डेली डोज जो होगा या मैक्स डोज जो होगा वो 4000 mg पर डे आएगा। नाउ चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट को रेक्टल रूट में क्या दिया जाता है। चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट इसमें पूरा 18 साल तक कवर करेगा। नाउ रेक्टल रूट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लोडिंग डोज कितना हो जाएगा, 40 mg पर kg के हिसाब से फॉर फास्ट डोज। ठीक है, लोडिंग डोज ये हो गया 40 mg पर kg, ये पहला डोज हो गया। नाउ मेंटेनेंस डोज कितना देना पड़ेगा, वो आपका हो जाएगा 20 से लेकर के 25 mg पर kg पर डोज के हिसाब से एवरी 6 घंटे। मैक्सिमम डेली डोज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम डेली डोज आपका हो जाएगा 100 mg पर kg पर डे। नाउ डोसेज एडजस्टमेंट, इसमें भी भाई बहुत सारे हैं।
हे प्रभु। डोसेज एडजस्टमेंट, डोसेज एडजस्टमेंट, हेपाटिक इम्पेयरमेंट, हेपाटिक इम्पेयरमेंट। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ओरल हो जाएगा। यूज विथ एक्सट्रीम कॉशन, यूज with extreme caution. Although limited data exists, low dose less than equals to 2 से लेकर के 3 ग्राम पर डे थेरापी इज यूजुअली टॉलरेटेड इन हेपाटिक डिजीज। ठीक है, यूज विथ एक्सट्रीम कॉशन पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट आपका ऑल्दो लिमिटेड डाटा एग्जिस्ट, लो डोज जनरली कितना होगा 2 से लेकर के 3 ग्राम पर डे, लेस देन 2 से लेकर के 3 ग्राम पर डे। ये जो थेरापी होगा ये वेल टॉलरेटेड इन हेपाटिक डिजीज, वेल टॉलरेटेड इन हेपाटिक डिजीज, हेपाटिक डिजीज। फैक्टर सच एज हेपाटिक डिजीज या फिर सिरोसिस में भी ये वेल टॉलरेटेड हो जाता है। फैक्टर सच एज अल्कोहल यूज, अगर कोई बंदा अल्कोहल फैक्टर में अगर हम बात करेंगे अल्कोहल यूज, उसके बाद न्यूट्रिशनल स्टेटस, renal function test must also be taken into consideration. न्यूट्रिशन स्टेटस, उसके बाद renal function test, RFT, these all function also taken into consideration, ठीक है। In patient with hepatic impairment, cirrhosis and active alcohol use, avoid use as much as possible, and if used, limiting therapy to short-term use only at a dose of 2 gram per day. In patient with hepatic impairment, अगर किसी पेशेंट का हेपाटिक इम्पेयरमेंट है या फिर वो सिरोसिस में है, सिरोसिस है, या फिर वो एक्टिव अल्कोहल यूज करता है, एक्टिव अल्कोहल यूज, अवॉइड यूज एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ पर हम पैरासीटामोल को अगर नहीं देंगे तो चलेगा, लेकिन अगर दे रहे हैं तो हमें थेरापी को लिमिटेड करना पड़ेगा, टू शॉर्ट टर्म यूज, और वो भी कितना डोजेस के अंदर, आपका लेस देन 2 ग्राम पर डे के अंदर हम करेंगे। ये बात हो गया ओरल की हेपाटिक इम्पेयरमेंट में। नाउ आईवी की अगर हम देखेंगे, माइल्ड से लेकर के मॉडरेट टाइप के जो होते हैं, ठीक है, नो डोसेज एडजस्टमेंट आर प्रोवाइडेड इन मैन्युफैक्चर लेवलिंग, यूज विथ कॉशन, ए रिड्यूस टोटल डेली डोसेज में बी वारंटेड, यूज विथ कॉशन, ए रिड्यूस टोटल डेली डोज में बी वारंटेड, सीवियर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। माइल्ड टू आईवी के केस में नो डोसेज एडजस्टमेंट, ओरल में थोड़ा बहुत तो होता है,
ओरल में, हाँ ओरल में ये ज़्यादा होता है क्योंकि ओरल में ओरल रूट में दिया जाता है, तो फास्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म के तहत ये लीवर में तो मेटाबोलाइज होगा, और लीवर साला इसका खराब है, तो ओरल रूट में प्रॉब्लम होता है। बट आईवी में इतना क्योंकि सिस्टमिक जाएगा, तो आईवी में नो डोसेज एडजस्टमेंट, नो डोसेज एडजस्टमेंट, आईवी में इतना प्रॉब्लम नहीं है। नो डोसेज एडजस्टमेंट आर प्रोवाइडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग लेवलिंग, यूज विथ कॉशन, ए रिड्यूस टोटल डेली डोसेज में बी वारंटेड। सो थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए 4 ग्राम पर डे आ रहा है, तो इसे थोड़ा कम जाओ, 300 mg से लेकर के या तो 3200 तक जाओ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3750 mg तक जाओ, यहाँ से ज़्यादा नहीं। आईवी रूट हमारे लिए ख़त्म हो गया ना। सीवियर के क्षेत्र में ये सब चीज़ें क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। हेपाटिक इम्पेयरमेंट अगर सीवियर स्टेज में है, सीवियर SEVERE है, गलत तो नहीं बोला, ठीक। सीवियर के केस में यूज इज इंडिकेटेड, मतलब आप नहीं दे सकते हो। अगर किसी का हेपाटिक इम्पेयरमेंट सीवियर स्टेज में है तो आप नहीं दे सकते हो। नाउ कमिंग टू द रेनल इम्पेयरमेंट। रेनल इम्पेयरमेंट की बात किया जाएगा तो इसमें आईवी आएगा, ओरल आएगा एंड रेक्टल, तीनों का आएगा। Mild to severe impairment, no dosage adjustment is likely to be necessary. Now mild से लेकर के आपका जो सीवियर जो इम्पेयरमेंट हो रहा है, ठीक है, no dosage adjustment is likely to be necessary। तो आईवी, ओरल, रेक्टल, रेनल इम्पेयरमेंट अगर हो रहा है तो यहाँ पर माइल्ड से लेकर के सीवियर इम्पेयरमेंट हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। हेमोडायलिसिस इंटरमिटेंट, मतलब जिसका थ्राइस वीकली होता है। एसिटामिनोफेन एंड इट्स कॉन्जुगेट्स आर रेडिली डायलाइजेबल, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। मान लीजिए किसी पेशेंट का हेमोडायलिसिस चल रहा है, या फिर वो इंटरमिटेंट है, इंटरमिटेंट, तो थ्राइस वीकली, सप्ताह में 3 बार अगर हो रहा है, तो एसिटामिनोफेन एंड इट्स कॉन्जुगेट्स आर रेडिली डायलाइजेबल, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। तो यहाँ पर भी हमें ग्रीन सिग्नल। पेरिटोनियल डायलिसिस, एसिटामिनोफेन इज नॉट डायलाइज्ड, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। पेरिटोनियल डायलिसिस के क्षेत्र में एसिटामिनोफेन इज नॉट डायलाइज्ड, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। PCM is not डायलाइज्ड, ये डायलाइज्ड नहीं हो रहा है तो नो डोसेज एडजस्टमेंट, NDA, नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं। कॉन्टिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी, CRRT, कॉन्टिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट, continuous renal replacement therapy, that is continuous C, renal R, replacement R, therapy मतलब T, CRRT,
continuous renal replacement therapy. Acetaminophen is dialyzed, no dosage adjustment necessary. Acetaminophen is dialyzed. PCM आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायलाइज्ड हो जाएगा, डायलाइज्ड. ओके, सो नो डोसेज एडजस्टमेंट इज नेसेसरी. यहाँ पर भी हमें ग्रीन सिग्नल है. प्रेगनेंसी लैक्टेशन कैटेगरी अगर हम बात करेंगे, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की अगर बात करेंगे तो कैटेगरी ओरल एंड रेक्टल यूज के लिए अगर हम ओरल रेक्टल यूज में करेंगे तो ये हो जाएगा कैटेगरी बी, सेप टू यूज. आईवी यूज में क्या होता है, कैटेगरी सी होता है. आईवी में ये कैटेगरी सी होता है, कैटेगरी सी. तो थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम होता है लेकिन करते हैं. Acetaminophen is considered appropriate for the treatment of pain and fever in pregnancy. Acetaminophen प्रेगनेंसी लैक्टेशन कैटेगरी देख रहे हैं ना. ओके ठीक है. Acetaminophen is considered appropriate for the treatment of pain and fever in pregnancy, that is SMFM 2017 guideline, SMFM. Okay. Acetaminophen is considered appropriate for the treatment of pain and pregnancy. कैटेगरी सी आईवी में आएगा, कैटेगरी बी ओरल रेक्टल रूट में आएगा. एसिटामिनोफेन को पेन और फीवर प्रेगनेंसी के दौरान हम ये यूज कर सकते हैं. पेन एंड फीवर ये आप प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है. बाकी कैटेगरी सी आईवी में आ रहा है तो इसमें थोड़ा सतर्कता. Acetaminophen may be used as a part of a multimodal approach to pain relief following cesarean delivery, ACOG 209/2019, and for the treatment of acute migraine in pregnant ladies. It is recommended for the treatment of fever in pregnant women diagnosed with influenza. Acetaminophen is recommended to be used at the lowest effective dose for the shortest duration of time to effectively treat the mother and protect the health of the fetus. Acetaminophen is excreted in breast milk. Acetaminophen is one of the preferred non-narcotic agent and is considered compatible with breastfeeding when used in usual recommended dose. WHO गाइडलाइन 2002 ये कह रही है. ओके ठीक है. प्रेगनेंसी लैक्टेशन कैटेगरी में हम देखते हैं कैटेगरी बी, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होने वाला तो नहीं है. ग्रीन सिग्नल हमें मिल चुका है. किडनी में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रीन सिग्नल. Acetaminophen may be used as part of a multimodal approach to pain relief following cesarean delivery and for the treatment of acute migraine in pregnant ladies. चलेगा. It is recommended for the treatment of fever in pregnant women. चलेगा. Diagnosed with influenza. चलेगा. Acetaminophen is recommended to be used at the lowest effective dose for the shortest duration of time to effectively treat the mother and protect the health of the fetus. चलेगा. Acetaminophen excreted होता है ब्रेस्ट मिल्क में.
Acetaminophen is one of the preferred non-narcotic agent and is considered compatible with breastfeeding when used in usual recommended dose. WHO गाइडलाइन 2002 कह रही है। मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे। Although not fully elucidated, the analgesic effect of acetaminophen are attributed to the activation of a descending serotonergic inhibitory pathway in the CNS. Interaction with other nociceptive system may be involved as well. Antipyresis is produced from the inhibition of a hypothalamic heat regulating center. चलेगा। Antipyresis is produced from the inhibition of a hypothalamic heat regulating center. Adverse drug reaction इसमें बहुत सारे आते हैं। Adverse drug reaction associated with the administration of paracetamol. Adverse drug reaction. Adverse drug reaction. ओरल रूट, रेक्टल रूट के लिए फ्रीक्वेंसी नॉट डिफाइंड, फ्रीक्वेंसी नॉट डिफाइंड। डर्माटोलॉजिक अगर विभाग में देखेंगे, डर्माटोलॉजिक में स्किन रैश देखने को मिलेगा। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर डिक्रीज्ड
डिक्रीज्ड सेरम बाइकार्बोनेट लेवल, सेरम बाइकार्बोनेट लेवल देखने को मिलेगा। डिक्रीज्ड सेरम कैल्शियम लेवल, डिक्रीज्ड सेरम कैल्शियम लेवल, डिक्रीज्ड सेरम सोडियम लेवल, डिक्रीज्ड सेरम सोडियम लेवल, हाइपर क्लोरेमिया, हाइपर क्लोरेमिया, ओके, हाइपर क्लोरेमिया, हाइपर यूरिसेमिया, हाइपर यूरिसेमिया, increased serum glucose level, increased serum glucose level। अगर बात की जाएगी जेनिटो यूरिनरी, जेनिटो यूरिनरी, यूरिनरी, जेनिटो यूरिनरी में नेफ्रोटॉक्सिसिटी विथ क्रोनिक ओवरडोज अगर होगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगा अगर आप लगातार ओवरडोज ले रहे हो, क्रोनिक ओवरडोज अगर ले रहे हो। हेमाटोलॉजिक में हेमाटोलॉजिक में एनीमिया होगा। उसके बाद ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया होगा, न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया, पानसाइटोपेनिया, पानसाइटोपेनिया। हेपाटिक की अगर बात की जाए, लीवर फीवर की, इंक्रीज्ड सेरम ALP लेवल, इंक्रीज्ड सेरम ALP लेवल, increased serum bilirubin level, increased serum bilirubin level। हेपाटिक की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ये जनरली बहुत रेयर होता है, ना के बराबर। रेनल की अगर बात करेंगे, हाइपर एमोनेमिया एंड रेनल डिजीज एनाल्जेसिक के तौर पर अगर ले रहे हो, हाइपर एमोनेमिया, हाइपर एमोनेमिया, एमोनेमिया एंड रेनल डिजीज, रेनल डिजीज हो सकता है अगर आप एनाल्जेसिक के तौर पर इसको ले रहे हो तो। ये हो गया ओरल रेक्टल रूट की कहानी। नाउ आईवी रूट में अगर हम बात किया जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये 10% है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में नोसिया वोमिटिंग होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआई ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल नोसिया वोमिटिंग किसका है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल का है, सिंपल नोसिया वोमिटिंग। ना 1 से लेकर के जो 10% है आईवी रूट में, नर्वस सिस्टम में अगर बात की जाएगी, नर्वस सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा? हेडेक देखने को मिलेगा, इंसोम्निया,
insomnia, एजिटेशन, एंजाइटी, फैटिग्यू लगेगा, ट्राइस्मॉस होगा, ट्राइस्मॉस। ओके। कार्डियोवास्कुलर की अगर हम बात करेंगे, कार्डियोवास्कुलर सीवी, कार्डियोवास्कुलर में हाइपरटेंशन HTN, हाइपोटेंशन HTN कर दो, डिक्रीज एरो लगा लो, हाइपोटेंशन पता नहीं, पेरिफेरल इडीमा, पेरिफेरल इडीमा, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया आपको हो सकता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में, GIT में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। डर्माटोलॉजिक में, डर्माटोलॉजिक में प्रूरिटस, स्किन रैश, प्रूरिटस, स्किन रैश, ये सब होता है। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक में, एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक में हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपो मतलब कम हो जाएगा, एल्बुमिन लेवल कम हो जाएगा, एल्बुमिनेमिया, मीनेमिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया साला खतरनाक रे, हाइपोमैग्नेसेमिया, अरे बाप रे बाप रे, हाइपोमैग्नेसेमिया, हाइपोफॉस्फाटेमिया, हाइपो साला सारे आयन को कमा रहा है, हाइपोफॉस्फाटेमिया, अरे भगवान, हाइपरवोलेमिया, हाइपरवोलेमिया, वॉल्यूम बढ़ देगा। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में जेनिटो यूरिनरी में आपका हो जाएगा ओलिग्यूरिया, हेमाटोलॉजिक में एनीमिया, हेपाटिक में इंक्रीज्ड सेरम लेवल ऑफ ट्रांसएमिनेज, इंक्रीज्ड सेरम लेवल ऑफ ट्रांसअमाइनेज, लोकल में पेन एट द इंजेक्शन साइट, लोकल में साला जो लोग पैरासीटामोल का IV इंजेक्शन मारते हैं ना, वो बड़ी बड़ी मतलब बात करते हैं कि ऐसा इंजेक्शन मारूंगा कि ससुरा पीड़ा नहीं होगा। IV रूट को देख लो, पाठ कह रहा है कि लोकल में अगर आप इसे मारोगे पेन एट द इंजेक्शन साइट होगा। पता नहीं कहाँ से ये गधे आते हैं। और हमारी जनता जनार्दन अगर इसके दिमाग के साथ खेलोगे, हमें पता है वो इंजेक्शन दर्द करेगा, लेकिन अगर बोल दोगे कि अगर हम ये इंजेक्शन मारेंगे
कोई दर्द नहीं होगा। तो जनता जनार्दन खुश। कुछ भी खिचड़ी इनके सामने पकाओ वो खा लेती है। पेनाट इंजेक्शन साइट। लोकल में पेनाट द इंजेक्शन साइट, IM की बात हो रहा है। न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल में, न्यूरो मस्कुलर एंड स्केलेटल में, लिम्ब पेन एंड मसल स्पैजम, लिम्ब पेन मसल स्पैजम, मसल स्पैजम। ऑप्थाल्मिक में पेरी ऑर्बिटल इडिमा, ऑप्थाल्मिक में पेरी ऑर्बिटल इडिमा, पेरी ऑर्बिटल इडिमा। देख रहे हो बाबू, पैरासिटामोल का सिर्फ पढ़ाई 1 घंटा 30 मिनट अभी हो रहा है, ठीक है। ये ओपीडी ड्रग, इसे कहना बंद कर दो, माँ बहन हो चुका है इस ड्रग का। जब हमने अंदर घुसा तब ये पता चल रहा है सब। साला कौन सा इसमें कंडीशन अगर ट्रिगर हो जाएगा ना, राम राम करोगे प्रभु जी को उस दिन। साला ओपीडी ड्रग कह करके इसका माँ बहन जितना चुतियागिरी हो चुका है वो शायद किसी का नहीं है। आपको क्या पता है पेरी ऑर्बिटल इडिमा के बारे में? पेरी ऑर्बिटल ऑप्थाल्मिक में ये एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा ना। पेरी ऑर्बिटल इडिमा को कैसे ट्रीट करो, उतना तो ज्ञान नहीं है आपके पास, लेकिन पैरासिटामोल दोगे। और ये बात किसकी हो रहा है पता? आईवी रूट की। ये बात आईवी रूट की हो रहा है। और जो बंदे कहते हैं आईवी में हम देंगे पेन फील नहीं होगा, साला पेन अच्छा खासा होता है, पेन नहीं होगा साला। आप इतना मतलब चुतियागिरी बना रहे हैं। ऑप्थाल्मिक में पेरी ऑर्बिटल एडिमा, रेस्पिरेटरी में आपका आ जाएगा abnormal ब्रेथ होगा, abnormal ब्रेथ होगा, abnormal ब्रेथ साउंड सुनाई देगा। एटिलेक्टासिस होगा, एटिलेक्टासिस होगा। डिस्निया, हाइपोक्सिया, प्लूरल एफ्यूजन, पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा, स्ट्राइडर, हुइजिंग होगा। अदर्स में फीवर होगा। ऑल फॉर्मुलेशन की बात किया जाएगा, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। ऑल फॉर्मुलेशन, पोस्ट मार्केटिंग, पोस्ट मार्केटिंग। पोस्ट मार्केटिंग से हमें यह पता चला कि डर्माटोलॉजिक में आपका क्या आएगा, एक्यूट जनरलाइज्ड
एक्जैंथीमाटस postulosis स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस देखो, मैं बात कर रहा हूँ जितने भी फार्मासिस्ट हैं ना, या जो भी फार्मासिस्ट में हम सभी फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि उसके पास ये सब ज्ञान नहीं है। आप पैरासीटामोल को उतना यूज करो जितना आप उसे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये सब कंडीशन स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम अगर आ जाएगा, क्या आप उसे मैनेज कर पाओगे? नोजिया वोमिटिंग आएगा, आप ऑन्डानसेट्रॉन दे करके उसको मामला को रफा दफा कर दोगे। और पैरासीटामोल को मैं तो कहूँगा कि अगर आप इस तरीके से डिटेल में नहीं पढ़ते हो ना, तो पैरासीटामोल को हाथ मत लगाना, ठीक है? ये सभी जो नाम है ना, कई फार्मासिस्ट ये नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन इंजेक्शन फोड़ते हैं। साला लोगों को चुतिया बनाना बंद करो। जो इंजेक्शन पीड़ा होता है ना, लोगों को बताओ वो पीड़ा हो रहा है। पीड़ा थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, अच्छा खासा होगा। आजकल क्या होगा ना, गांड में अगर इंजेक्शन मारते हैं कुछ, मतलब लड़की जो होते हैं ना, वो कहते हैं पीड़ा हो रहा है। साला पीड़ा नहीं होगा। क्या यूट्यूब में वीडियो आ रहा है, वरना ऐसी अभद्र भाषा आ रहा है। हेपाटिक की अगर बात किया जाएगा, एक्यूट हेपाटिक फेल्योर हो सकता है, ठीक है? एक्यूट हेपाटिक फेल्योर हो सकता है। और जो भी यार करते हैं ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पैरासीटामोल को सिर्फ आप ओरल रूट में हाथ मारो, ठीक है? ओरल रूट में हाथ मारो। और ओरल रूट में जो ड्रग है ना, 650 से लेकर के आप 100 mg तक हाथ मारो। 100 mg से जो ऊपर होगा ना, वो जो पढ़ा लिखा फार्मासिस्ट है उसके पास भेज देना, बाकी काम वो करेगा। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है प्रेगनेंसी लैक्टेशन में क्या कैटेगरी है, तुम्हें पता नहीं है ओरल रेक्टल में कैटेगरी। पैरासीटामोल का ससुरा 2 कैटेगरी है। ओरल रेक्टल में ये आ जाएगा कैटेगरी बी, जो कि सेफ है, एंड आईवी की बात किया जाएगा कैटेगरी सी है। तो इसमें थोड़ा बहुत लोचा है, ये अंडर डॉक्टर सुपरविजन इसे करना चाहिए, ठीक है? तो ये सब जब आप पढ़ते हो, डिटेल में पढ़ते हो, तभी जाकर के पता चलता है पैरासीटामोल कितना खतरनाक है। आपको पता नहीं, एक बार पढ़ लेना तभी हवा उड़ जाएगी। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में ये पता चला है कि एक्यूट हेपाटिक फेलियर भी हो सकता है, ठीक है? हेपाटोटॉक्सिसिटी अगर एक्यूट हेपाटिक फेलियर होगा, तुम उसे मैनेज कर पाओगे? ऊपर से तो वार्ड आ गया एक्यूट, तुम्हारे पास वो संसाधन होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ, पैरासीटामोल के आईवी इंजेक्शन कोई भी है, आईएम है, आईवी है, उसमें हाथ मत लगाना। वही व्यक्ति लगा सकता है जिसकी इसके बारे में नॉलेज है। नॉलेज होने से ज़्यादा देखो क्या हो सकता है, एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है मान लीजिए जो भी कॉम्प्लिकेशन आ रहा है उसको मैनेज करने का तरीका आपके पास होना चाहिए, ठीक है? 2 चीज़ें।
अगर मान लीजिए आपके पास नॉलेज है तो आप कम से कम इन परिस्थिति के लिए ट्रेंड हो, ठीक है। तो अगर नॉलेज है लेकिन आपके पास ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं है, तो कम से कम आप जब वो चीज़ आपको पता लगेगा ना, तो आप कम से कम एक सलाह दे सकते हो पेशेंट को कि डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर आप बहुत ऐसे सीनियर फार्मासिस्ट होते हैं जो नॉलेज भी रखते हैं एंड ट्रेंड भी होते हैं, तो वो इसको मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। ये औषध सिर्फ व्यापार करने का जरिया नहीं है बाबू, हाथ मत लगाना। और ये तो साला ओपीडी ड्रग का इतिहास बता रहा हूँ, आगे और देखो। एंटीबायोटिक में तो खतरनाक, डायबिटीज में वो और खतरनाक। ऐसे नहीं होगा यार, बहुत इसमें मतलब चीज़ें हैं, लोगों को पता नहीं, ठीक है। समंदर की गहराई बाबा बहुत खतरनाक है। लोगों को सच बोलो यार, लोग कुछ नहीं जानते, वो तुम जो भी मतलब उसको कह देते वो लोग मान लेते हैं। ऐसा इंजेक्शन मारूंगा दर्द कुछ नहीं होगा, घंटा साला दर्द नहीं होगा। सच बोलो यार। इंक्रीज्ड हेपाटिक में इंक्रीज्ड सेरम एलटी लेवल। लोगों को सच्चाई यार बताओ, ठीक है। झूठ बोलने से पता है क्या, आप तो साला सड़क छाप लोग होते हैं। हाँ? हेल्थ केयर सेक्टर में साला ये मादरचोद कब से घुस आए हैं, वो इस तरीके से बात बनाते हैं। पाठ कह रहा है पेन होगा, तुम कह रहे हो पेन नहीं होगा, कहाँ से हो? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की अगर बात किया जाएगा, एनाफाइलेक्सिस होगा। साला ये वार्ड भी मतलब तुम मतलब सुने नहीं होंगे, हाँ। और ऊपर से मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है पता होना चाहिए, हाँ। पैरास्टामोल खाएंगे, बाप रे बाप रे। इंटरैक्शन, इसको कर लेते हैं। इंटरैक्शन की अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर मेन पार्ट आ रहा है अब एंटी कन्वल्सेंट, ठीक है। एंटी कन्वल्सेंट, एंटी कन्वल्सेंट में इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन, दिस में डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन एंड इंक्रीज्ड द रिस्क ऑफ लीवर डैमेज, मॉनिटर द थेरेपी। देख रहे हो, अगर एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हम पैरासीटामोल के साथ लेते हैं तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग क्या करेगा, में इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन की मेटाबॉलिज्म को जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर देगा। उससे क्या होगा, रिस्क ऑफ लीवर डैमेज, लीवर डैमेज की रिस्क जो होता है ना वो बढ़ जाता है। मॉनिटर थेरेपी, जो चिकित्सा आप कर रहे हो उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। आप सोचो, अगर ऐसा पेशेंट आ रहा है जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग ले रहा है और आप उसकी पेशेंट हिस्ट्री नहीं ले रहे हो और पैरासीटामोल दे जा रहे हो, तो प्रीवियस हिस्ट्री लेना भी जरूरी है। वरना ऐसा मतलब जो लोग कहते हैं ना डरते क्यों हो, जो लोग कहते हैं हमें कि डरते क्यों हो, डर ये है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सभी चीज हमें भी पता नहीं है इसलिए डरते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, और ये तो हो गया ज्ञान की बात, और दूसरी बात, क्योंकि ज्ञान हम मान लीजिए पढ़ करके रख लेंगे और उसका ट्रेनिंग उतना ट्रेंड होना चाहिए ना। वो ट्रेनिंग मतलब मेडिकल साइंस की एक खराब आदत ये है कि वो राइट कैंडिडेट को कभी चूज नहीं करते, वो इन चुतिए को चूज करते हैं, ये भी सच्चाई है।
anticonvulsant drug may increase द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन। तो ये एसिटामिनोफेन की मेटाबॉलिज्म को ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। उससे क्या होगा, दिस में डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन। वो एंटीकन्वल्सेंट ड्रग का मतलब लेने से एसिटामिनोफेन का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ इंक्रीज रिस्क ऑफ लीवर डैमेज। लीवर डैमेज हो सकता है, मॉनिटर द थेरापी। पहली कंडीशन, अगर आप उसे बारबिचुरेट्स के साथ ले रहे हो, बारबिचुरेट ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है। बारबिचुरेट्स में इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन, दिस में डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ लीवर डैमेज, मॉनिटर द थेरापी। तो बारबिचुरेट भी पैरासीटामोल के साथ खतरनाक है, ठीक है। लीवर डैमेज इससे होगा, इंक्रीज मतलब बढ़ा देगा, लीवर डैमेज की रिस्क को बढ़ा देगा, ठीक है। बुसल्फान, एसिटामिनोफेन में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ बुसल्फान, मॉनिटर द थेरापी। बुसल्फान के साथ अगर एसिटामिनोफेन ले रहे हो तो ये सेरम कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगा, मॉनिटर द थेरापी, ठीक है। कार्बामाजेपिन, कार्बामाजेपिन में इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटामिनोफेन, दिस में डिमिनिश द इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ लीवर डैमेज, मॉनिटर द थेरापी। खतरनाक, कार्बामाजेपिन के साथ भी खतरनाक। क्लोराम्फेनिकल, एसिटामिनोफेन में इंक्रीज द सेरम लेवल ऑफ क्लोराम्फेनिकल। अगर क्लोराम्फेनिकल एसिटामिनोफेन साथ में ले रहा है कोई पेशेंट, तो एसिटामिनोफेन क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा सेरम लेवल ऑफ क्लोराम्फेनिकल। क्लोराम्फेनिकल यहाँ पर एसिटामिनोफेन कर रहा है, ठीक है। देन डासाटिनिब, डासाटिनिब या फिर इमाटिनिब, एसिटामिनोफेन में एनहांस द हेपाटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ डासाटिनिब और इमाटिनिब। डासाटिनिब इमाटिनिब में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटामिनोफेन, मॉडिफाई द थेरापी। यहाँ पर थेरापी चेंज करने के लिए बोल रहा है। एसिटामिनोफेन में एनहांस द हेपाटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ डासाटिनिब इमाटिनिब। एसिटामिनोफेन क्या कर रहा है कि डासाटिनिब एंड इमाटिनिब की जो हेपाटोटॉक्सिक इफेक्ट है उसको बढ़ा रहा है। एंड डासाटिनिब इमाटिनिब ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटामिनोफेन। तो यहाँ पर थेरापी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड में एनहांस द एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन, मॉनिटर द थेरापी। थेरापी को यहाँ पर मॉनिटर करोगे, ऐसा नहीं कि पैरासीटामोल दे करके तुम ये इधर मतलब चले आओ, नहीं। आइसोनियाजिड अगर कोई पेशेंट ले रहा है और साथ में अगर देखो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में ड्रग को बंद नहीं किया जाता है, बस उसे मॉडिफाई किया जाता है, उसकी मॉनिटर किया जाता है, ये सब होता है, ठीक है। आइसोनियाजिड में एनहांस द एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एसिटामिनोफेन, मॉनिटर द थेरापी। देन लोमिटापाइड, लोमिटापाइड मतलब एसिटामिनोफेन में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ लोमिटापाइड, रिड्यूस लोमिटापाइड डोज, मॉडिफाई द थेरापी। यहाँ पर क्लियर इंडिकेट कर दिया गया कि लोमिटापाइड का डोज को आपको कमाना पड़ेगा, थेरापी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डॉम्पेरिडॉन मेटक्लोप्रामाइड, डॉम्पेरिडॉन एंड मेटक्लोप्रामाइड में इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिटामिनोफेन, एसिटामिनोफेन के एब्जॉर्प्शन को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा। मेटिरापोन, मेटिरापोन में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटामिनोफेन, मॉनिटर द थेरापी। मेटिरापोन में इंक्रीज द सेरम कंसेंट्रेशन ऑफ एसिटामिनोफेन, सेरम कंसेंट्रेशन को ये मेटिरापोन बढ़ा देता है, यहाँ पर भी मॉनिटर द थेरापी। मिपोमर्सन, एसिटामिनोफेन में एनहांस द हेपाटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मिपोमर्सन। देखो मिपोमर्सन जो होता है वो हेपाटोटॉक्सिक ड्रग है,
एंड आपका पीसीएम क्या है, हेपाटोटॉक्सिक ड्रग है, दोनों मिलकर के पूरा लिवर को खा जाएंगे। ठीक है, मॉनिटर दो थेरापी। हाँ, पेजिंटफेरन अल्फा 2b, पेजिंटफेरा पे, पेजिंटफेरन अल्फा 2b, पेजिंटफेरन अल्फा 2b में डिक्रीज द सेरम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटामिनोफेन, मॉनिटर द थेरापी। अगर पेजिंटफेरन अल्फा 2b अगर ले रहा है तो ये क्या करेगा, एसिटामिनोफेन की सेरम कंसंट्रेशन को कम कर देगा, तो मॉनिटर द थेरापी। पीमोजाइड, बाप रे और भी बहुत है। पीमोजाइड एसिटामिनोफेन में इंक्रीज द सेरम कंसंट्रेशन ऑफ पीमोजाइड, अवॉइड कॉन्कोमिटेंट यूज। ठीक है, अवॉइड एसिटामिनोफेन में इंक्रीज द सेरम कंसंट्रेशन ऑफ पीमोजाइड। यहाँ पर एसिटामिनोफेन क्या कर रहा है, पीमोजाइड की सेरम कंसंट्रेशन को बढ़ा दे रहा है अगर एक साथ ले रहे हो। तो यहाँ पर सलाह दी जाती है कि एसिटामिनोफेन के साथ पीमोजाइड आप नहीं ले सकते हो, अवॉइड कॉन्कोमिटेंट यूज, एक साथ नहीं ले सकते हो। लिडोकेइन या जिसे लिग्नोकेइन कहते हैं, प्रिलोकेइन एसिटामिनोफेन में एनहांस द एडवर्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लिडोकेइन और प्रिलोकेइन, मॉनिटर थेरापी इन एडल्ट, अवॉइड कॉन्कोमिटेंट यूज इन पेडियाट्रिक पेशेंट। पेडियाट्रिक पेशेंट में प्रिलोकेइन एंड लिडोकेइन के साथ एसिटामिनोफेन नहीं ले सकते हो। ठीक है, एंड एडल्ट में थेरापी को मॉनिटर करना पड़ेगा। एसिटामिनोफेन क्या करेगा, एनहांस कर देगा एडवर्स टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ लिडोकेइन प्रिलोकेइन, ये दोनों का। टॉक्सिक, एक तो सभी ड्रग टॉक्सिक होते हैं, ऊपर से ये और टॉक्सिक कर देगा। किसका टॉक्सिक कर देगा, लिडोकेइन प्रिलोकेइन का जो टॉक्सिक इफेक्ट ऑलरेडी है, अगर एसिटामिनोफेन उसके साथ आ जाएगा तो ये और टॉक्सिक करा देगा। समझ रहे हो कितना ड्रग ड्रग इंटरेक्शन कितना खतरनाक होता है, जानकारी नहीं होता है, लोग ऐसे पागल होते हैं। प्रोवेंसिड, प्रोवेंसिड में इंक्रीज द सेरम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटामिनोफेन, मॉडिफाई द थेरापी। थेरापी को मॉडिफाई द थेरापी मतलब थेरापी यहाँ पर पहले जैसा नहीं रहेगा, ऑब्वियसली चेंज ही होगा। प्रोवेंसिड में इंक्रीज द सेरम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटामिनोफेन, अगर प्रोवेंसिड के साथ एसिटामिनोफेन अगर ले रहा है कोई पेशेंट तो ये क्या करेगा, सेरम कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। प्रोवेंसिड क्या करेगा, एसिटामिनोफेन की सेरम कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। मॉडिफाई थेरापी, थेरापी को चेंज करो, मॉडिफिकेशन करो। ठीक है, सोराफेनिब एसिटामिनोफेन में एनहांस द टॉक्सिक हेपाटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सोराफेनिब, सोराफेनिब में इंक्रीज द सेरम कंसंट्रेशन ऑफ एसिटामिनोफेन, मॉडिफाई द थेरापी, पूरा चेंज करो। ये दोनों जाकर के आपके लीवर में घर कर लेंगे और खतरनाक दवाई मचाएंगे। दोनों हेपाटोटॉक्सिक ड्रग पूरा चेंज करो। विटामिन के एंटागोनिस्ट एसिटामिनोफेन में एनहांस द एंटी कोआगुलेंट इफेक्ट ऑफ विटामिन के एंटागोनिस्ट, मॉनिटर द थेरापी। दे सकते हो लेकिन थेरापी को मॉनिटर करना जरूरी है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वार्निंग प्रोफाइल, हाइपरसेंसिटिविटी टू एसिटामिनोफेन और एनी कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मुलेशन, खास तौर से इंजेक्शन, सीवियर हेपाटिक इम्पेयरमेंट और सीवियर एक्टिव लीवर डिजीज इंजेक्शन के तौर पर। इंक्रीज रिस्क किसके लिए होगा, हेपाटोटॉक्सिस के लिए, हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के लिए, सीरियस एंड पोटेंशियल फाटल स्किन रिएक्शन इंक्लूडिंग acute generalized exanthematous pustulosis that is AGEP, Steven-Johnson syndrome एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस जो कि 10 बोला जाता है।
आप जो कहते हो ना पैरासीटामोल में हम टेंशन नहीं लेते हैं, पैरासीटामोल को दो एंड टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस जिसे 10 बोला जाता है, जब आप पैरासीटामोल को दोगे ना 10 बच्चा आपके घर में पैदा होगा। इंक्रीज्ड रिस्क फॉर टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस, पता नहीं होगा टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोसिस क्या होता है। अगर कभी दे दोगे पैरासीटामोल और ख़ास तौर पर अगर आईवी रूट में दोगे और ख़ास तौर पर थोड़ा बड़ा डोज अगर दोगे, ऐसा पेशेंट जब आपके पास आएगा तभी आपको पता चलेगा 10 बच्चा घर में होने का मतलब क्या है। दो देते जाओ पैरासीटामोल। यूज अच्छा यूज विथ कॉशन इन पेशेंट विथ अल्कोहलिक लिवर डिजीज। हाँ, वहाँ पर पैरासीटामोल को हम सतर्कता के साथ देना पड़ेगा। इन पेशेंट विथ नॉन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी, सॉरी G6PD, इन पेशेंट विथ हेपाटिक इम्पेयरमेंट एंड एक्टिव लिवर डिजीज, इन पेशेंट विथ सीवियर हाइपोवोलेमिया। सीवियर हाइपोवोलेमिया अगर वॉल्यूम कम हो रहा है और वो सीवियर है तो उसके साथ बड़ी सतर्कता से काम करना पड़ेगा, ठीक है। इन पेशेंट विथ क्रोनिक माल न्यूट्रिशन, ठीक है, वहाँ पर इन पेशेंट विथ सीवियर रेनल इम्पेयरमेंट, बॉक्स्ड वार्निंग, रिस्क ऑफ मेडिकेशन एरर एंड हेपाटोटॉक्सिसिटी इंजेक्शन, टेक केयर व्हेन प्रिस्क्राइबिंग, preparing and administering acetaminophen injection to avoid dosing error that could result in accidental overdose या डेथ भी इससे हो सकती है। In particular, be careful to ensure the following: the dose in milligram and milliliter is not confused. The dosing is based on weight for patient less than 50 kg. Infusion pump are properly programmed. The total daily dose of acetaminophen from all sources does not exceed maximum daily limit. Acetaminophen have been associated with cases of acute liver failure, at times resulting in liver transplant and death. Most of the cases of liver injury are associated with the use of acetaminophen at doses that exceed maximum daily limit and often involve more than one acetaminophen containing product. Acetaminophen has been associated with the case of acute liver failure, at times resulting in liver transplant and death. Most of the cases of liver injury are associated with the use of acetaminophen at doses that exceed the maximum daily limit and often involve more than one acetaminophen containing product. मैं जो बात हमेशा बोलता हूँ ना, ये छोटे मोटे ज्ञान वाले लोग यह हमेशा यही लोचा करते हैं। ये देखा गया है कि लीवर में अगर कोई टॉक्सिसिटी हो रहा है या एक्यूट लीवर फेल्योर के केस में, उनमें से एक केस आपका एसिटामिनोफेन का मिलेगा। ओपिएड ड्रग, सॉरी ओपीडी ड्रग बोलते जाओ इसे। और जनरल कंसिडरेशन हमें क्या पता होना चाहिए? एडमिनिस्टर्ड विथ फूड टू डिक्रीज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट डिस्टर्बेंसेस, shake drops and suspension well before use. Do not crush or chew extended release product. Parenteral में parenteral preparation is meant for IV infusion only. It may be administered undiluted ओवर 15 से लेकर के 30 ओवर 15 मिनट्स। यूज विद इन 6 आवर ऑफ ओपनिंग वायल एंड ट्रांसफरिंग टू अनदर कंटेनर। डिस्कार्ड एनी अनयूज्ड पोर्शन। वायल्स आर फॉर ओनली सिंगल यूज ओनली। रेक्टल में रिमूव रैपर, insert suppository well up to into the rectum.
एस्पार्टेम की अगर बात करेंगे, सम प्रोडक्ट में कंटेन एस्पार्टेम व्हिच इज मेटाबोलाइज्ड टू फिनाइल अलाइन एंड मस्ट बी अवॉइडेड और यूज विथ कॉशन इन पेशेंट विथ फिनाइल कीटोन्यूरिया. Benzyl alcohol and derivatives. Some dosage forms may contain benzyl alcohol, sodium benzoate, benzoic acid. Benzoic acid या benzoate is a metabolite of benzyl alcohol. Large amount of benzyl alcohol greater than 99 mg per kg per day have been associated with a potentially fatal toxicity, that is gasping syndrome. In neonates, the gasping syndrome consists of a metabolic acidosis, respiratory distress, gasping respiration, CNS dysfunction including convulsion, intracranial hemorrhage, hypotension, and cardiovascular collapse. Avoid or use dosage form containing benzyl alcohol or benzyl alcohol derivatives with caution in neonates. Special care should be taken to avoid dosing error. Ensure that the dose in milligram is not confused with milliliter. Dosing in patient less than 50 kg is based on your body weight. Infusion pump are properly programmed and a total daily dose of acetaminophen from all source does not exceed the maximum daily limit जो कि 4 ग्राम होता है, उससे आगे नहीं जाने का है. Some dosage form may contain polysorbate 80 also known as twins. Hypersensitivity reaction, usually a delayed reaction, have been reported following exposure to pharmaceutical product containing polysorbate 80 in certain individual. उसके बाद thrombocytopenia, ascites, pulmonary deterioration, renal and hepatic failure have been reported in premature neonate following administration of a parenteral product containing polysorbate 80. Okay. Some dosage form may contain propylene glycol, large amount of potentially toxic and have been associated with hyperosmolality, lactic acidosis, seizure, respiratory depression. यूज विथ कॉशन. मॉनिटरिंग पैरामीटर में क्या क्या मॉनिटर करेंगे? सेरम एसिटामिनोफेन लेवल, क्योंकि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में हमने देखा है कई बार कुछ ड्रग एसिटामिनोफेन की सेरम कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो हमें सेरम एसिटामिनोफेन लेवल को मॉनिटर करना चाहिए. व्हेयर एक्यूट ओवरडोज सस्पेक्टेड एंड विथ लॉन्ग टर्म यूज इन पेशेंट with hepatic disease. Relief of pain or fever. Access patient for history of liver disease. Assess patient for history of liver disease. Ethanol abuse, घोड़ा मधुआ जोरा कहती. Acetaminophen and any ethanol may have acetaminophen या any ethanol may have adverse लिवर इफेक्ट. इसके साथ आज आपका जो ओपीडी ड्रग है वो खत्म हुआ. बस इसका रिवीजन हम बहुत बार मारेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो कुछ याद रहेगा नहीं, तो बार बार पढ़ेंगे और बार बार इसको अभ्यास करेंगे. लेकिन ये आज जो 2 घंटे का वीडियो है ये टोटली पैरास्टामोल, मतलब लिख करके हमने पढ़ा है एंड पढ़ करके भी पढ़ा है, दोनों तरीके से. एंड बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमें भी पता नहीं है, तो उसको भी हम ट्राई करेंगे. चलते हैं, आज के लिए इतना ही. ओपीडी ड्रग जिंदाबाद.